हेलो टीचर, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 28 दिसंबर का ईबीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कहाँ पे है? ऑप्शन में क्या दिया है? असम। नेक्स्ट में क्या दिया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। ऑप्शन में क्या दिया है? उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उनके बिना कर सकते हैं। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। जल के उपयोग से संबंधित चित्र को दिखाकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमारे चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ट्रैफिक नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण के लिए उचित होना। नेक्स्ट क्या है? ईंधन की विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी, पर्यावरण के लिए चिंतित होना। और ऑप्शन डी में दिया हुआ ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, तो सी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावाद कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 में क्या है? पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना। और ज्ञान की व्याख्या करना। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? प्रश्न करना और व्याख्या करना। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 विभिन्न स्थान जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकान के विवरण पर विचार कीजिए।
ए में क्या है, लेह में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यक का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ियों के छत सपाट होते हैं। बी में क्या है, मनाली में मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकान को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। ऑप्शन सी में क्या है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने घर जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए और सी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और उसे गोबर से लीप देते हैं, जिससे क्या होता है, कीट पैदा नहीं होते हैं, कीट नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है। ऑप्शन 3 में क्या दिया है, विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ऑप्शन में क्या दिया, पर्यावरण पढ़ाए जाने वाले एक विषय, विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, जो राइट आंसर क्या है, 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ए में है बीज बोना, बी में है खरपतवार निकालना, सी में है प्याज की ऊपरी की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, डी में है गुड़ाई करना, ई में है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खेत को पहले कोड़ते हैं, उसका खुदाई करते हैं क्योंकि मृदा को पॉली करना है, नरम बनाना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बीज बोते हैं। फिर बीज के साथ कुछ खरपतवार उग जाते हैं, उसे निकाल कर बाहर करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद प्याज उसमें हो जाता है तो प्याज को उखाड़ लेते हैं। फिर प्याज के ऊपर कुछ सूखी पत्तियां होती है, उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा खेत की खुदाई। तो ऑप्शन डी होगा सबसे पहले। तो देखिए सभी में डी दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में डी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्या हमको क्या करना है, उसके बाद हमें बीज बोना है। तो देखिए बीज बोना है तो ए ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 4 में भी है। तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बचा ये दोनों ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन में फिर क्या हम लोग करते हैं, उसके साथ जो भी उगे हुए खरपतवार होते हैं उसे हम लोग निकाल देते हैं। तो उसके बाद आएगा बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में ई दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा और इसके आगे हमें देखना ही नहीं है, सीधे राइट ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है।
रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पे है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करते चलेंगे, तो क्वेश्चन आसान रहेगा हम लोगों को इसका आंसर फाइंड आउट करने में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कहीं एक एक्स बना लेते हैं जो कि रोगी का घर है। ठीक है, अब पढ़िए क्या दिया हुआ है, कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है। तो एक्स से वो ए पर जाता है जो ठीक एक्स के पूर्व दिशा में 800 मीटर दूरी पे है। तो हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो एक से वो कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में। तो एक से पूर्व दिशा में 800 ठीक है 800 मीटर दूरी तय किया, फिर वो ए पर पहुंच जाता है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पे है। तो देखिए, इस ए के रिस्पेक्ट में दक्षिण कहाँ पे आएगा, तो नीचे आएगा। तो दक्षिण नीचे है साउथ, तो कितना मीटर चल रहा है, वो चल रहा है बी पर जाने के लिए 600 मीटर। ठीक है, तो हम लोग 600 मीटर लिख देंगे और इस स्थान को हम लोग बी नाम दे देंगे। ठीक है, फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। तो देखिए, इसका पश्चिम क्या होगा, पश्चिम देखिए वेस्ट इधर आता है, तो वेस्ट इधर आता है, तो कितना है 150 मीटर है। ठीक है, ये 150 मीटर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुंच जाता है। ये क्या है, सी है, जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर पे है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये, और ये क्या है, ये उसका अस्पताल है वाई। पूछ क्या रहा है, अस्पताल की सापेक्ष रोगी के घर का सही दिशा क्या है। तो ये अस्पताल हो गया। अब यहाँ पे भी हम नॉर्थ साउथ खींच लेंगे, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, और इधर हो जाएगा वेस्ट। तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा, यानी उत्तर पश्चिम के दिशा में। और उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़ा रगड़कर, धोवन से जो धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विद्यार्थी की सामाजिक समानता को उजागर करने के लिए। बी में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सी में दिया हुआ है, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी में दिया हुआ है, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1, बी और सी और डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, बी, सी, डी। विद्यार्थी को घर के अनुभवों पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करने हेतु कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए
उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 6:20 पे वो सूरत पहुंची। इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 16/10/2021 को कितने बजे खुल रही है? 20:20 पर। तो 12:08:20 यानी 8:20 पे वो 16 तारीख को खुल रही है और 17:10 को कितने बजे पहुंच रही है? 16:20 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12:04:16 यानी 4:20 पे वो शाम को पहुंच रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 12 में से सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा कि हम लोग 12 में से 8:20 को घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 बजे में से 8:20 घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस 12 बजे रात से दिन के 12 बजे रात तक 12 घंटा होगा। तो 12 घंटा और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और दिन का 12 बजे से लेकर शाम के 4:20 तक कितना होगा? 4 घंटा 20 मिनट। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 60 और इधर क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9, इधर क्या हो जाएगा? 19 घंटा 60 मिनट और 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 घंटा। ठीक है, 20 घंटा हमें आ गया। अब हम इस 20 घंटा से क्या करेंगे? 1440 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1440 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1440 को जब भाग देंगे 20 से तो कितना आएगा? 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 मर्त में काटेंगे तो 140 आएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4 और 2 मर्त में 40 कट जाएगा। ठीक है, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब देखिए इसमें 72 किलोमीटर तो कहीं नहीं दिया हुआ है, इसमें मीटर प्रति सेकंड दिया है, एक जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन ये 36 है, लेकिन 72 आ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 72 × 5/18, 18 से काटेंगे, 18 चौका 72, 4 में 5 से गुना कर दिया, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। नहीं दिए जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किए जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए जिससे उसको क्या होगा? ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रयोग की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? ब्रेल लिपि में टोटल 6 बिंदुएं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? ये में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, उद्यमकर्ताओं के बीच विचार और कौशल को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, उद्यमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 DAB। ठीक है, ये में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है? उद्यमकर्ताओं के बीच विचार और कौशल को साझा करना। और डी में क्या दिया हुआ है? उद्यमकर्ताओं द्वारा ज्ञान की सक्रिय निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कछुआ, कौवा, मछली, घड़ियाल। देखिए, कछुआ भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता है, तो ये औरों से भिन्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी क्या है? आप सभी जानते हैं। ये कौन करता है? ये मैना करता है। झट से आगे करता है, झट से पीछे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश से ऊपर में, इधर साइड में केरल और कर्नाटक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है एकल विषयक, दूसरा है एकीकृत, तीसरा है अनुशासनिक और चौथा है अंत विषयक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? देखिए, रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या है? इसकी जड़ी ज़मीन में बहुत अंदर तक जाती है जब तक उसे पानी ना मिल जाए। इसके तने में पानी भर जाता है। इसमें ग्रामीण वहाँ के लोग पाइप डाल के पानी पीते हैं। इस पेड़ में पत्ते बहुत कम होते हैं। तो इसमें देखिए क्या नहीं है? पेड़ में तने एकत्रित होना, ये सही है। जड़ अत्यधिक गहराई तक जाना, ये भी सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, नहीं, ये नहीं होता है। पत्तियां बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दिया हुआ है? 22 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हम सभी जानते हैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमान के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है?
जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषण करता है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपनी दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन पे अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों को उनके अभिभावक के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों का अभयारण्य घुमाकर पक्षियों के घोंसले का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। सेकंड में दिया है विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसला नष्ट क्यों नहीं किए जाना चाहिए। विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाकर गलत किया। विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़ियों को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को उनके अभिभावक के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभयारण्य घुमाकर पक्षियों के घोंसले एवं अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? आपके विद्यालय का बागबान विद्यालय के बगीचे की सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आप एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बगीचा का बागवान है जो बगीचा देख रेख करता है, वो सूखी पत्तियों को जला रहा है। तो एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। आप क्या करेंगे? अध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे, यह खाद बनने में सहायक है। विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवान बगीचे की कचरों को कम कर रहा है। बागवान से बात करेंगे कि ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे में कचरे को कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ा बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने में कुल्हड़ा बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? तो देखिए, मीडिया संसाधन, सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन। तो कुल्हड़ा मिट्टी से बनता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ किस दिशा में होगा? अब देखिए, भारत का नक्शा कैसे होता है? भारत का नक्शा ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे घूम के कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है। अब इसके सापेक्ष पूछ रहा है कि चंडीगढ़ कहाँ है। तो देखिए, ये हो गया नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो चंडीगढ़ यहाँ पे ऐसे रेखा खींचेंगे तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ
वेस्ट की तरफ है। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक झुंड में 20 से 25 हथनियों और बच्चे होते हैं। गलत है, क्योंकि एक झुंड में 14 से 15 बच्चे होते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। नहीं, 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाँ, ये सही बात है, 100 किलो पत्ते खा लेता है। ठीक है। डी में क्या दिया है? किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही सभी का फैसला लेती है, कोई भी फैसला लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी और डी। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है? 28 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, सी और डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह के सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा 2, सी और डी। विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 है, क्या दिया हुआ है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी क्या है? ठीक है। तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाने वाला एक ही पक्षी होता है, उल्लू, जो कि रात में जगता है और जिसको काले और सफ़ेद दिखाई देते हैं। जो भी रात के पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको काले, ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ दिखाई देता है। ठीक है। तो आपका 28 दिसंबर का ईवीएस पेपर समाप्त हुआ। ठीक है। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो और आप लोगों को सीटेट क्लियर करने में मदद करने के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, जो आपको हेल्पफुल करेगा आपके स्टडीज़ के लिए। ठीक है, आपके करियर के लिए। चलिए।